लीजिए, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। फंडामेंटल अकाउंटिंग assumption। लिखिए चलिए इसमें फाइनेंशियल नहीं, देखो फाइनल यूजर्स, स्टेक होल्डर्स पढ़ा है सबको? स्टेक होल्डर पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? हाँ ठीक है। फाइनल यूजर्स ऑब्लिक स्टेक होल्डर्स, ऑब्लिक मतलब लाइन होता है, ऑब्लिक लिखना नहीं है, फाइनल यूजर लिखे है ना, तो जो लाइन खींचते हैं, लाइन का ऐसा मतलब या होता है, फाइनल यूजर्स या स्टेक होल्डर्स, तो इस लाइन को ऑब्लिक बोलते हैं। Final users oblique stakeholders know that financial statements are prepared. Financial statements are prepared. Financial statements are prepared by adhering, ADHERING, by adhering. Financial statements are prepared by adhering to certain basic accounting assumptions. To certain basic accounting assumptions. To certain basic accounting assumptions which are not required to be specifically disclosed, These assumptions disclosed, DIS स्पेलिंग नहीं आ रहा है, पूछिए। डिस्क्लोज्ड का मतलब लिख सकते हैं बदल में टोल्ड, बताना, ठीक है। These assumptions are known as fundamental accounting assumptions. These assumptions are known as fundamental accounting assumptions. लिख लिए, these assumptions are known as fundamental accounting assumptions, ठीक है। इसका मतलब देखिए आपको बता रहे हैं, अकाउंट्स में जब आप अकाउंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं तो उसके बाद बताना पड़ता है कि हम किस किस चीज को यहाँ पे माने हैं, क्या क्या चीज अज्यूम किए हैं। लेकिन कुछ एक ऐसा अजम्पशन है कि उसको यूज किए बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाना इम्पॉसिबल है। बात समझ में आ रहा है? बहुत सारा अजम्पशंस है जिसमें से कुछ ऐसा अजम्पशन है जिसको यूज किए बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बन पाएगा, और उन अजम्पशंस को हम अलग से नहीं दिखाते हैं। बात समझ में आ रहा है? उन अजम्पशंस को हम लोग अलग से नहीं दिखाते हैं, यानी वो अजम्पशन जो है वो फंडामेंटल है, वो बेसिक है, उसको यूज किए बिना अकाउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। तो उन्हीं अजम्पशंस को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस। क्योंकि जो हमारा स्टेक होल्डर है उसको पता है कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना है इसमें कुछ कुछ चीज अज्यूम किया गया है, लेकिन वो 3 बेसिक अजम्पशन है, उसको अज्यूम किए बिना बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो बन ही नहीं सकता है। इसीलिए इन तीनों अजम्पशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन। यानी इन अजम्पशंस को अलग से डिस्क्लोज करने का जरूरत
नहीं है। डिस्क्लोज का मतलब होता है बताना, समझ में आ रहा है? लिख के बताने को क्या बोलेंगे? डिस्क्लोज करना। बात समझ में आ रहा है? लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। These are 3 in number. These are 3 in number. These are 3 in number. पहला लिखिए गोइंग कंसर्न। कुछ लोग को गोइंग कंसर्न पढ़ा भी चुके हैं, अभी वापस से गोइंग कंसर्न, GOING, गोइंग कंसर्न, CONCERN, गोइंग कंसर्न। इसमें लिखिए एज पर दिस अजम्पशन, एज पर दिस अजम्पशन, एज पर दिस अजम्पशन, as per this assumption, an enterprise is normally viewed as per this assumption, enterprise is normally viewed as going concern, if it is continuing operations for unforeseen future, स्पेलिंग लिख रहे हैं। For unforeseen future, इसका मतलब क्या हुआ समझिए। एक तो ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न कब है? हमारा ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न तब है जब वो अपना बिजनेस हाल फिलहाल में बंद करने वाला नहीं है। अगर हमको लगता है कि उसका बिजनेस 2 महीना, 3 महीना, साल भर, 2 साल में बंद हो जाएगा, इसका मतलब वो गोइंग कंसर्न नहीं है। एक लाइन का बात, हमको अगर हमारे बिजनेस का अंत दिख रहा है, 1 दिन, 2 दिन, 2 साल, 4 साल, 5 साल, मतलब हमको ये लग गया कि हमारा बिजनेस बंद हो जाएगा, हमको ये फील हो गया कि बिजनेस बंद हो जाएगा। कितने दिन में बंद होगा इससे मतलब नहीं है, 10 साल में बंद हो जाएगा, फिर भी वो गोइंग कंसर्न नहीं है। बात समझ में आ रहा है? हमको जहां रियलाइज हुआ कि मेरा बिजनेस बंद हो सकता है, वो क्या हो जाएगा? गोइंग कंसर्न नहीं है। तो जो बिजनेस गोइंग कंसर्न नहीं है उसका अकाउंटिंग आप कैसे कर सकते हैं? उसका अकाउंटिंग ठीक से नहीं हो सकता है। जैसे मान लो गोइंग कंसर्न बिजनेस जो नहीं है, बता रहे हैं, दिवाली के टाइम आप देखेंगे बहुत सारे लोग पटाखा बेचते हैं, दिया बेचते हैं, उनका बिजनेस सालों भर चलेगा? नहीं चलेगा। वो बिजनेस 10 दिन का है उन लोग का, छठ तक वो लोग बेचता है, फिर वो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। क्या वो गोइंग कंसर्न है? गोइंग कंसर्न नहीं है। तो क्या उसका अकाउंटिंग करना पॉसिबल है? वो अकाउंटिंग करना पॉसिबल उसका नहीं है। ठीक है, इसी में लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। इन अदर वर्ड्स organization is said to be going concern. In other words, organization is said to be going concern. Said to be going concern when it is not going to. When it is not going to discontinue its business. When it is not going to discontinue its business. Discontinue its business in near future. यानी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन गोइंग कंसर्न तभी है यानी वो हाल फिलहाल में अपने बिजनेस को बंद करने वाला नहीं है। अच्छा, बंद मतलब दुकान बंद करने का? अच्छा, दुकान बंद करना
और दुकान बंद कर देना, दोनों में अंतर है। दुकान बंद मतलब आप ऐसे हॉलीडे ले रहे हैं, छुट्टी है तो आप बंद कर रहे हैं, लेकिन बिजनेस बंद करने का मतलब क्या हुआ, आप बिजनेस को खत्म कर रहे हैं। तो समझ में आ रहा है ना? ठीक है, अगला लिखिए कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब आप क्या समझते हैं? नॉर्मल इंग्लिश का अगर हम बात करें तो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है बताइए। हम बोले कोई बच्चा कंसिस्टेंट है, इसका मतलब क्या है? वो चेंज नहीं हो रहा है, जो भी चीज है वो कॉमन है हर साल। समझ में आ रहा है? जैसे यहां पे ध्यान दो, अगर आपसे हम कहें कि 931 प्लस 427 को जोड़ो, 427 934 और 427 को जोड़ो, बहुत सारे लोगों का अलग अलग जोड़ने का तरीका होगा। जैसे हम बता रहे हैं यहाँ पे 9 4 11 यहाँ 1 हुआ, बहुत लोग कैरी को ऊपर 1 कर देगा, ठीक है। बहुत लोग क्या करेगा, 3 को काट के 4 लिखेगा, ऐसा भी लोग करता है, बच्चे लोग ऐसे भी ऐड करते हैं, 3 को काट के क्या कर देगा, 4 लिख देगा, और यहाँ पे 6 लिख देगा, और 9 और 4 13 हो जाएगा। दो तरीका आपको दिख रहा है, एक 9 3 4 4 2 7 7 4 11 1 6 13। ये आपको तरीका दो दिख रहा है। ये तरीका आप लोग देखे हैं कभी? नहीं देखे हैं। ये भी एक तरीका है। ज़्यादा एडवांस बच्चा जो होता है उसको बनाता है, जैसे ICSE या बाहर में जो बड़े स्कूल्स में है कि ज़्यादा कंफ्यूजन है, सीधा यहाँ 1 लिखो ना। लेकिन ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। बहुत लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा, समझ में कुछ लोग को ये नहीं आएगा, ये समझ में आएगा। तो वही बात है, अकाउंटिंग में जो रूल्स हम यूज कर रहे हैं, एक साल ऐसे बनाएंगे, एक साल ऐसे बनाएंगे, तो लोगों को कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? बोलिए। क्लास 1 में एडिशन ऐसे पढ़ाया गया, 2 में एडिशन ऐसे पढ़ाया गया, 3 में कोई और तरीका से। 3 में बोला कि 934 है तो 1 2 3 4 ऐसे करके आप 934 लाइन बनाओ, फिर प्लस बना के। छोटे बच्चे को 1 + 1 कैसे सिखाते हैं? 1 + 1 कहेगा 1 + 1 2, 1 + 2 कैसे जोड़ेंगे? 1 2 3 वो कहेगा 3, ऐसे सिखाते हैं ना। आपको हर रोज हर क्लास में अलग अलग तरीका से पढ़ाया जाए, आपको कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कंफ्यूजन होगा। तो वैसे ही जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी प्रिंसिपल लगा रहे हैं, जो भी तरीका लगा रहे हैं, आप उसको चेंज ना करें। हर साल वो तरीका और वो प्रिंसिपल क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है? जैसे एक चैप्टर आएगा डेप्रिसिएशन नाम का, उसमें हम लोग डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 2 तरीका से, SLM WDV। उसमें डेप्रिसिएशन 2 तरीका से कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV। एक साल तुम SLM यूज करो, अगले साल तुम WDV यूज करो, कंफ्यूजन होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल कंफ्यूजन होगा। या ऐसे कर दो कि क्लास 1 का बच्चा व्हाइट कपड़ा पहन के आएगा, 2 का बच्चा रेड कपड़ा पहन के आएगा, 3 का बच्चा ब्लैक कपड़ा पहन के आएगा, फिर अगले साल रूल चेंज कर दो, बोलो कि नहीं 1 का बच्चा ब्लैक पहन के आएगा। अगर कंसिस्टेंट नहीं रहेगा तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा। इसीलिए अकाउंटिंग जब करते हैं तो प्रिंसिपल्स और पॉलिसीज क्या होना चाहिए हम लोगों का? कंसिस्टेंट होना चाहिए, वो चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज करने का नियम है, लेकिन आपके मन के ऊपर नहीं है कि आप टॉस करेंगे, आज कहेंगे मेथड A फॉलो करेंगे, कल टॉस करेंगे, कल कहेंगे मेथड B फॉलो करेंगे। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है। कंसिस्टेंसी का असली मतलब आपको समझ में आ गया? चलिए ठीक है, लिखिए। कंसिस्टेंसी में लिखिए, एज पर दिस कॉन्सेप्ट, एज पर दिस कॉन्सेप्ट as per this concept, all accounting principle, all accounting principle, all accounting principle for given transaction should be followed from one accounting year to another। ये सब जो थ्योरी है आप लोग को इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि इसका जो है आपको बस नॉलेज हो, इन सब का क्वेश्चंस बनाने में कोई यूज नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप याद नहीं करेंगे,
साल के आखिरी में ओलंपियाड निकलता है, आप लोग को हम बता देंगे, आप लोग फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, उसका एग्जाम दे दीजिएगा। ICAI का ओलंपियाड होता है, समझ में आ रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का ओलंपियाड होता है, तो उसका पार्टिसिपेटिंग सर्टिफिकेट भी होगा तो उसका बहुत बड़ा महत्व है। 100 या 150 रुपया लगेगा, उसमें मेरा कोई कमीशन नहीं है, फॉर्म भी आपको खुद ही फिल करना है, समझ में आ रहा है। और तो स्कूल में जो ओलंपियाड होता होगा वो सब में पार्ट लीजिएगा या नहीं लीजिएगा, वो एक स्कूल का रेवेन्यू का सोर्स है कि 500 लेगा तो 300 स्कूल के पॉकेट में जाएगा, उन सब ओलंपियाड का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप लोग को जब बताएंगे ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया का ओलंपियाड, आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर लीजिएगा, तो ये सब चीज़ उसमें पूछेगा। और 11th में जो स्टैंडर्ड पढ़ाई है उसमें इन सब चीज़ का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लास्ट लिखिए अक्रूवल, ACCRUAL, अक्रूवल। लिखिए रेवेन्यू एंड कॉस्ट, रेवेन्यू एंड कॉस्ट accrues when ACCRUES, revenue and cost accrues when they are earned, revenue or cost accrues when they are earned, EARNED, earned or incurred, they are earned or incurred। ब्रैकेट में लिखिए, ब्रैकेट में नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड और पेड, नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड और पेड, नॉट व्हेन मनी इज रिसीव्ड और पेड। Also they are recorded, also they are recorded, also they are recorded in financial statement, financial statement of period to which they relate, of period to which they relate। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। इसको एक और अच्छा एग्जाम्पल, वैसे अक्रूवल कई बार समझा चुके हैं, एक बार फिर से अच्छा एग्जाम्पल देके आपको समझा रहे हैं। मान लो आज 28 मार्च है, 28 मार्च है, ईयर एंड कब होगा हमारा? 31 मार्च होगा, और आप लोग पढ़ रहे हैं 2022-23 के लिए, बात समझिएगा, आप लोग पढ़ रहे हैं 2022-23 के लिए, आप लोग मेरे पास 28 मार्च को ही आगे पढ़ने के लिए। सपोज करते हैं कि एग्जाम खत्म हो गया, तो पढ़ना तो है, इसलिए कि टाइम पे एडमिशन ले लें। आप लोग किस साल के लिए आ रहे हैं? 2022-23 के लिए। एडमिशन कब लिया आप मेरे पास? 28 मार्च को लिए। तुम मेरे को जो पैसा दोगे वो 21-22 का होगा कि 22-23 का होगा, ये बताओ। 21-22 का होगा या 22-23 का? 22-23 का होगा। 21, भले हम तुम 28 मार्च को ज्वाइन कर रहे हो, तुम मेरे को पहले ही दिन पैसा दे दिए, सारा पैसा दे दिए, बट वो पैसा किस साल का होगा? 2000। अच्छा, पैसा हमको मिला कब? 21-22 में। 21-22 में पैसा मिला है तो वो पैसा 21-22 का हो जाएगा? नहीं। बात समझ में आ रहा है? दूसरा चीज, आप लोग सारा फीस मेरे को एडवांस दे दिए, जो भी आपका फीस था, 10,000, 12,000, 14,000, जितना फीस था सारा फीस आप मेरे को एडवांस दे दिए। तो मेरे को जो एडवांस दिए हो, हम क्या उसको कमाई मान लेंगे पहला दिन? वो मेरे लिए क्या होगा? लाइबिलिटी बोल रही है, सही है। नहीं, मेरे लिए लाइबिलिटी, हाँ सही है, मेरे लिए वो क्या होगा? लाइबिलिटी होगा। क्यों लाइबिलिटी होगा? आप लोग के लिए वो क्या होगा? एसेट होगा। मेरे लिए वो लाइबिलिटी क्यों है? भले पैसा मिल गया है, लेकिन उस पैसा के मालिक हम नहीं है। जैसे जैसे आप लोग को पढ़ाएंगे वैसे वैसे उस पैसा का मालिक हम
बनते जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों को? अप्रूवल का मतलब समझ में आ रहा है? मने अप्रूवल का मतलब है पैसा मिलना या पैसा देने से आपका वो अर्निंग नहीं होगा। जिस साल का है उसी साल में लेना और देना उसको है, और पैसा मिलना या पैसा देना आपका अर्निंग नहीं है। जब आप उसको कमा लेंगे तब वो आपका होगा। भले वो पैसा आपके पास है, लेकिन जब आप कमा लेंगे तब वो पैसा आपका होगा। समझ में आ रहा है? मान लो मेरा पुराना कार है, आप लोग को हम दे दिए, बेच दिए, तुम ले जाओ, तुम मेरे को पैसा नहीं दियोगे, कार तुम्हारा हो गया। कार तुम्हारे पास है, तुम चला रहे हो, लेकिन पैसा मेरे को भी उसका दिए नहीं हो। कार तुम्हारे पास है, तुम दुनिया को बोल सकते हो कार मेरा हो गया, बट कार अभी आपका, आप उस कार के मालिक नहीं हुए। समझ में आ रहा है? अप्रूवल लिखे, लास्ट वर्ड क्या लिखे अप्रूवल में? टू विच दे रिलेट। अकाउंटिंग एंटिटी या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट तो आप लोग को, ये अप्रूवल हम लोग का खत्म हो गया, मतलब फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन खत्म हो गया। लेकिन स्टार्टिंग में आप लोग को अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट हम पढ़ाए थे, वो आपको लेमन लैंग्वेज में लिखवाए थे। लेमन लैंग्वेज का मतलब होता है कॉमन भाषा में लिखवाए थे कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, अब जो बुक का लैंग्वेज उसमें लिखवा दें आप लोगों को, वो उस टाइम वैसे पढ़ाना जरूरी था ताकि आपको ड्राइंग्स और बाकी सब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब आपको बुक के लैंग्वेज में जो है वो लिखवाते हैं। हेडिंग दे दीजिए, सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। Some accounting principles। लिखो पहला, इसके अंदर में पहला लिखो, अकाउंटिंग एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी ऑब्लिक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी, अकाउंटिंग एंटिटी बोलो या बिजनेस एंटिटी बोलो, दोनों सेम है। अकाउंटिंग एंटिटी ऑब्लिक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसमें लिखो, एज पर दिस प्रिंसिपल, एज पर दिस प्रिंसिपल business is treated as per this principle, business is treated as separate entity, business is treated as separate entity distinct from its owners, separate entity distinct, distinct का मतलब होता है अलग, different, distinct from its owners, distinct from its owners, and all other accounting entities, and all other accounting entities। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट बोलता है कि जो बिजनेस है उसको अलग मानना है, उसको सेपरेट मानना है। किससे अलग मानना है बताइए? ओनर से। और बाकी दूसरा भी कोई भी अगर अकाउंटिंग एंटिटी है, जैसे मान लो कि आपका बिजनेस है, आप है, क्रेडिटर है, डेटर है, तो आपका बिजनेस आपसे भी अलग है और क्रेडिटर और डेटर से भी अलग है। मतलब आपका बिजनेस एक सेपरेट पर्सन है। समझ में आ रहा है? वहां आपको सिंपल वर्ड्स में लिखवाए थे, यहाँ पे आपको बुकिश लैंग्वेज में लिखवा दे रहे हैं। एग्जाम में आप कोशिश कीजिएगा इन सब लैंग्वेज को याद करके लिखें। सेम टू सेम अगर ये नहीं भी लिखा जाएगा तो कुछ एक कीवर्ड्स आपको लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मतलब दोनों सिंपल वाला जो लिखवाएं और ये जो लिखवा रहे हैं, दोनों को कंबाइन करके आप लिख सकते हैं। इसके अलावा कुछ लिखिएगा, अपने मन से बना के लिखिएगा, तब वो गलत हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे लिखिए इसी में, हेंस डिस्टिंक्शन शुड बी मेड, हेंस distinction, hence distinction should be made, distinction should be made। पहला लिखिए,
इसमें पहला बिटवीन पर्सनल ट्रांजैक्शन एंड बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिटवीन पर्सनल ट्रांजैक्शन and business transaction, between personal transaction and business transaction। दूसरा लिखिए transaction of one business entity, transaction of one business entity transaction of one business entity and those of other business entity, one business entity and those of other business entity। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि बिजनेस के ट्रांजैक्शन और पर्सनल ट्रांजैक्शन में हम लोग को अंतर रखना है, फिर अपना बिजनेस और दूसरे के बिजनेस के ट्रांजैक्शन में भी अंतर रखना है। आप अपने बिजनेस के लिए 2 लाख रुपए का एसेट लाए हैं, इसको रिकॉर्ड कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? आपका क्रेडिटर 2 लाख का एसेट लाया है, इसको आप रिकॉर्ड कीजिएगा? आपका जो क्रेडिटर है वो 2 लाख का एसेट लाया है, आप इसको रिकॉर्ड कीजिएगा? नहीं रिकॉर्ड कीजिएगा। क्यों? आपका क्रेडिटर लाया है। आपको क्या मतलब है? आप क्रेडिटर से कुछ लाएंगे तो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? फिर लिखिए अगला मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। अगला लिखिए मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। ये बच्ची क्यों नहीं आ रही है? इसकी तबीयत फिर खराब हो गया क्या? अभी जो है हाँ क्यों नहीं आ रही है वो? अब पूछना कहो, क्लास नहीं एब्सेंट करे, दिक्कत होगा फिर पढ़ाई में। तो जर्नल एंट्री शुरू करने वाले हैं, क्लास एब्सेंट कर रही है तो फिर दिक्कत होगा। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल according to money measurement principle, only those transactions which are capable of being expressed in terms of money, only those transactions which are capable of being expressed in terms of money, being expressed in terms of money are included in accounting records। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल का ये मतलब है कि हर वो चीज जिसको रुपया पैसा में तोल सकते हैं उसी का अकाउंटिंग होगा। आप बाजार गए, आप बाजार में आपको कोई चीज बहुत अच्छा लगा, उसका अकाउंटिंग नहीं होगा, लेकिन आप उसको खरीद के ले आए हैं तब उसका अकाउंटिंग होगा। समझ में आ रहा है? अगला लिखिए मटीरियलिटी प्रिंसिपल, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला लिखिए मटीरियलिटी प्रिंसिपल। इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू मटीरियलिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू मटीरियलिटी प्रिंसिपल
according to materiality principle, all items whose knowledge might influence influence के स्पेलिंग आएगा कि नहीं आएगा? INFLUENCE. All items whose knowledge might influence the decision of users or users of financial statements should be disclosed in financial statement. Should be disclosed in financial statement. ठीक है, इसका क्या मतलब है? पढ़िए एक बार आप लोग क्या लिखा हुआ, फिर हम समझाएंगे। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आम तौर पे मटेरियल का मतलब क्या होता है? गुड्स होता है, लेकिन अकाउंट्स में मटेरियल का मतलब गुड्स नहीं होता है। अकाउंट्स में मटेरियल का मतलब क्या होता है बताइए? इंपॉर्टेंट। बात समझ में आ रहा है? मटीरियलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि हर वो बात जो इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग विच इज इंपॉर्टेंट, एवरीथिंग विच इज मटीरियल शुड बी डिस्क्लोज्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स बना रहे हैं उसका दूसरा नाम क्या चीज है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यानी हर वो इंफॉर्मेशन जो मटेरियल है उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा? छुपाना पड़ेगा या बताना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। समझ में आ रही है? यही है प्रिंसिपल ऑफ मटीरियलिटी। एक बार पढ़ के देखिए क्लियर है कि नहीं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलिए या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलिए, सेम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलिए या बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोलिए, सेम है। अगर डाउट होगा तो बोलिएगा सर समझ में नहीं आया। इन सब डेफिनेशंस को समझना बहुत जरूरी है। समझ लेंगे तो याद कर लेंगे, लेकिन नहीं समझ पाएंगे तो उसको याद कभी नहीं कर पाएंगे और कंफ्यूजन बना रहेगा। मटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्लियर है सबको? मटीरियलिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? हर वो चीज जो मटीरियल है, मटीरियल का मतलब क्या हुआ? इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी चीज इंपॉर्टेंट होगा तो उसको हाइड करेंगे या उसको बता देंगे? बता देंगे। जैसे आपको होता है, जैसे बीएसटी का आप लोग हाइड किए या बता दिए एडमिशन के टाइम? बीएसटी में जो 12 चैप्टर उसमें कितना पढ़ाएंगे हम? 6 चैप्टर पढ़ाएंगे। ये बात हम छुपाए या आपको हम पहले बता दिए? पहले बता दिए। यानी जो भी इन्फॉर्मेशन मटीरियल है उसको पहले डिस्क्लोज करना चाहिए। तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है और क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? ये मत लिखो, ये काम का नहीं है। जितना बोल रहे हो उतना ही लिखो, उससे ज्यादा मत लिखो, कंफ्यूजन होगा। ये बताओ कैसे पता चलेगा कि क्या डिसीजन इंपॉर्टेंट है, क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, क्या डिसीजन इंपॉर्टेंट, मतलब क्या इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है? बोलिए, ट्राई कीजिए, नहीं तो हम तो बताएंगे और लिखवाएंगे। ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल तब होगा जब वो स्टेक होल्डर्स के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सके। बात समझ में आ रहा है? स्टेक होल्डर का मतलब जिन लोग को उस बिजनेस में इंटरेस्ट है। यानी कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल तभी है जब वो स्टेक होल्डर्स को, जो उसके बेनिफिशियरीज जो हैं, उसके डिसीजन को इफेक्ट कर सकता है। जैसे कि बीएसटी 6 चैप्टर पढ़ाएंगे वाला बात मटेरियल है कि नहीं है, कि ऐसे ही एक इंफॉर्मेशन है, वो मटेरियल इंफॉर्मेशन हो सकता है। कोई बच्चा सोच के आए कि नहीं हम तो सारा पढ़ेंगे, हम कहे कि 6 चैप्टर जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाएंगे, उसका मन बदल जाए कि नहीं सर क्या कर रहे हैं, 6 चैप्टर पढ़ाएंगे, 6 चैप्टर इंपॉर्टेंट कैसे नहीं हो सकता है? ऐसा बात हो सकता है कि नहीं हो सकता है?
आपको जो बात है वो समझ में आ रहा है? कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल कब होगा? जब वो क्या कर सके, स्टेक होल्डर्स के डिसीजन को चेंज कर सके। मैंने जरूरी नहीं है कि चेंज होगा ही, लेकिन उससे स्टेक होल्डर जो है डिसीजन को चेंज कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? क्लियर है तुम लोगों को? तुमको लास्ट बेंच समझ में आ रहा है? यानी कोई भी इंफॉर्मेशन मटेरियल कब, अब आप लोग रिपीट कीजिए, जब वो क्या कर सके, स्टेक होल्डर्स के डिसीजन को चेंज कर सके, तो वो क्या होगा, मटेरियल होगा। ठीक है, चलिए इसमें लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। An information is termed as termed नहीं, said लिखना। An information is said to be material. An information is said to be material when it affects financial decision of users. Information is said to be material when it affects financial decision of users. पूरा स्टेटमेंट पढ़ के देखिए क्रिस्टल क्लियर है या नहीं। ये जो चीज़ आप लोग को लिखवाया जा रहा है, आप लोग को उसको याद भी करना है। आप लोग का टेस्ट भी हम लेंगे, समझ में आ रहा है? तो बहुत जल्द आप लोग का मान के चलिए कि इस महीना के लास्ट में, अगस्त के स्टार्टिंग में टेस्ट आप हम ले लेंगे। 5 या 6 अगस्त तक आप लोगों का टेस्ट हो जाएगा। टॉपिक क्या रहेगा? टेस्ट के एक दिन पहले तक जो पढ़ाया जाएगा वहाँ तक कुछ भी पूछ सकते हैं। समझ में आ गया बात आप लोग को? आप ये मत पूछेगा सर सिलेबस क्या है। टेस्ट के एक दिन पहले तक, 2 दिन पहले तक जो भी पढ़ाया जाएगा उस टॉपिक तक आपका टेस्ट में पूछा जा सकता है। तो घर पे पढ़ाई को अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। जो पढ़ाए हैं, जो लिखवाए हैं, उसी में से पूछेंगे। आउट ऑफ द टॉपिक कोई भी क्वेश्चन नहीं रहेगा। आगे लिखिए ड्यूअलिटी प्रिंसिपल। ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, इसमें लिखो अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, अकॉर्डिंग टू ड्यूअलिटी प्रिंसिपल, two-fold aspect of transaction, two-fold aspect of transaction, two-fold aspect of transaction should be base of accounting, should be base of accounting, one for debit and other for credit. One for debit and other for credit। यहाँ देखिए क्या है, आपको अकाउंट्स में 2 चीज आना चाहिए जो पढ़ेंगे। जब तक अकाउंट्स पढ़ेंगे आपको यही 2 काम ही करना है, डेबिट करना है और क्रेडिट करना है। डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट साइड, क्रेडिट का मतलब होता है राइट साइड।
बहुत लोग को जानकारी नहीं रहता है तो वो लोग बोल देते हैं डेबिट का मतलब प्लस होता है या डेबिट का मतलब माइनस होता है, कुछ भी बोल देगा। इसको छोड़ के डेबिट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, इसको छोड़ के कोई भी चीज यहाँ लिखवा दिया गया, कुछ भी लिखवा दिया गया, समझ में आ रहा है, अगल बगल आगे पीछे दाएं बाएं कुछ लिखवा दिया, आप उस चीज पे ध्यान ही नहीं देंगे। डेबिट का मतलब क्या आप समझे हैं, क्रेडिट का मतलब क्या समझे हैं, अगर इसका मतलब कोई माइनस कहे, इसका मतलब कोई प्लस कहे, कहीं पे भी आपकी जान पहचान में ही या यूट्यूब पे या कोई दूसरे सोर्स से जो भी, आप उस चीज को बिल्कुल नहीं सुनेंगे। आप बस दिमाग में बैठा लीजिए डेबिट का मतलब लेफ्ट, क्रेडिट का मतलब राइट, क्योंकि डेबिट में माइनस प्लस दोनों होगा, क्रेडिट में भी माइनस प्लस दोनों होगा। जब लेजर में जाएंगे तो वहां ये क्लियर होगा। डेबिट का मतलब होता है लेफ्ट साइड, क्रेडिट का मतलब होता है राइट साइड। प्रिंसिपल ऑफ ड्यूअलिटी क्या बोलता है, ड्यूअलिटी प्रिंसिपल जो है वो ये बोलता है, क्या हुआ, क्यों अननेसेसरी आवाज कर रहे हैं आप लोग। अकाउंट्स में जैसे हम लिखे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, दो आइटम का नाम बताइए, कैश और बोलिए। कभी भी अकाउंट्स में जो भी ट्रांजैक्शन रहेगा कम से कम कितना आइटम होगा, दो आइटम होगा। अब इसी में से एक को डेबिट करेंगे, एक को क्रेडिट करेंगे, यही ड्यूअलिटी प्रिंसिपल है। ड्यूअलिटी प्रिंसिपल ये बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन में डेबिट का भी आइटम होगा और क्रेडिट का भी आइटम होगा। समझ में आ रहा है, सिर्फ डेबिट का आइटम है तो भी गलत है, सिर्फ क्रेडिट का आइटम है तो भी गलत है। डेबिट भी होगा और क्रेडिट भी होगा, दोनों होगा। क्लियर है, दिक्कत नहीं है, लिख लीजिए इस चीज को, इसको लिख लो, पहले भी लिखे हो तो भी दोबारा लिख लो। अब ये फाइनल टाइम आप लोग को एकदम प्रॉपर समझा रहे हैं कि इसके बाद कोई समस्या या दिक्कत ना हो। अब जर्नल एंट्री के बारे में आप लोग को पढ़ा रहे हैं। बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सबसे पहले जो चीज हम लोग रिकॉर्ड करते हैं वो है जर्नल एंट्री। कोई भी ट्रांजैक्शन रहेगा तो उसका हम लोगों को जर्नल पास करना पड़ेगा। जर्नल के बारे में डिटेल में लिखवाएंगे, अभी इसका रूल बता रहे हैं। जर्नल एंट्री को बनाने का दो रूल है। पहला है ट्रेडिशनल या उसको बोलते हैं गोल्डन रूल, दूसरा है मॉडर्न रूल। समझ में आ रहा है? जर्नल एंट्री को बनाने का दो रूल है, कौन सा? ट्रेडिशनल या गोल्डन, और दूसरा है मॉडर्न। जो लोग स्कूल गोइंग है, कोई भी स्कूल न जाएंगे, वहां पे आप लोगों को फोर्स किया जाएगा या आपको जो है यही रूल से जर्नल एंट्री बनवाया जाएगा। इस रूल के बारे में बताया जाएगा लेकिन इसको यूज नहीं करवाएगा। क्यों नहीं करवाएगा? क्योंकि ये रूल इजी है और ये रूल जो है ये डिफिकल्ट है, इलॉजिकल है। आपको हम दोनों रूल पढ़ाएंगे लेकिन जर्नल एंट्री आप किससे बनाएंगे? मॉडर्न रूल से बनाएंगे। और सब जर्नल एंट्री बनाने में 1 मिनट लेगा। आप 1 मिनट में 4 ठो जर्नल एंट्री बना के खत्म कर देंगे। क्योंकि आप लोग का अकाउंटिंग इक्वेशन पहले से बनाया हुआ है तो जर्नल एंट्री में आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। स्कूल में अगर कहेगा कि ट्रेडिशनल रूल से बनाना है तो आप क्या कीजिएगा? अच्छा, दिमाग में तुम जो सोच रहे हो ये तो सामने वाले को नहीं पता चलेगा। तुम कौन सा रूल से सॉल्व किए हो ये बात तो नहीं पता चलेगा ना, क्योंकि मैथ्स तो है नहीं कि सॉल्व करना है, आपको अपने दिमाग में प्रोसेस करना है। तुम बनाओगे मॉडर्न रूल्स, टीचर पूछेगा कौन सा रूल है, तुम क्या बोलोगे? गोल्डन रूल। कैसे बनाए हो? तो इसमें जो लिखवा देंगे रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, वही जो रूल है सामने टीचर के बोल दोगे। टीचर को लगेगा कि बच्चा जो है ट्रेडिशनल रूल से बनाया है।
बात समझ में आ रहा है? ये भी रीजन है कि टीचर लोग को, बहुत सारे लोगों को ये रूल समझ में नहीं आता है। ये रूल बहुत आसान है, फिर भी आपको इसी रूल से फोर्स किया जाएगा। आपको कौन सा फॉलो करना है? मॉडर्न। पढ़ना कौन सा है यहाँ पे? दोनों पढ़ेंगे, बट किसको यूज करना है? लाइफ टाइम जिसको यूज करना है, आपको ये आसान लगेगा। ठीक है, चलिए इसको ऐसे लिखिए, फिर गोल्डन रूल में जो बोलेंगे वो लिखिएगा, मॉडर्न रूल में जो बोलेंगे वो लिखिएगा। चलिए ट्रेडिशनल रूल में लिखिए, ऐसे बीच में लाइन ड्रॉ कर दीजिएगा। लिखिए हियर जर्नल एंट्री इज पास्ड, हियर जर्नल एंट्री इज पास्ड, हियर जर्नल एंट्री इज पास्ड by classifying items, by classifying items in classifying items in various accounts, in various accounts real account, personal account, और नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, मॉडर्न रूल में लिखिए, इस पोर्शन को खास तौर से आज याद कर लीजिएगा आप लोग। मॉडर्न रूल में लिखिए, अंडर दिस मेथड, अंडर दिस मेथड items are classified in assets and liabilities. Items are classified in assets and liabilities. Classified in assets and liabilities. And journal entry is passed. देखो अकाउंट्स में एक रूल आप समझिए, हमेशा उल्टा चलता है। बात समझ में आ रहा है? जैसे उल्टा का मतलब क्या हुआ, एसेट बढ़ेगा ना तो लायबिलिटी घटेगा तब वो बराबर होगा। जैसे यहाँ पे देखो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी लिखे हैं ना, देखो एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी लिखे हैं। एसेट्स जब बढ़ेगा तो लायबिलिटी घटेगा तभी वो बराबर होगा। उल्टा रूल चलेगा, एसेट्स लेफ्ट में लिखेंगे, लायबिलिटी को कहाँ लिखेंगे? राइट में लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है? ठीक, इसका रूल भी आपको लिखवा दे रहे। देखिए एसेट जो है उसके नीचे रूल लिख लीजिएगा, पहले देख लीजिए। एसेट्स का कौन सा बैलेंस होता है? तो डेबिट बैलेंस होता है। लायबिलिटीज का कौन सा बैलेंस होता है? तो यहाँ पे क्रेडिट बैलेंस होता है। इसका मतलब है कि एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट होगा। लायबिलिटी बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। समझ में आ रहा है? एसेट घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट हो जाएगा। लायबिलिटी घटेगा तो क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा।
समझ में आ गया? इतना लिख लीजिए, फिर आप लोग का आज का क्लास खत्म।